वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि IMF का ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। ये आखिरी प्रोग्राम किसका होगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और नॉन फाइलर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसले किए हैं और जो लोग इस वक्त नॉन फाइलर्स हैं उनके साथ फ्यूचर में होने वाला क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये जो बेल आइकन है उसको अब आप दबा ही लें तो अच्छा है आपके लिए, और यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। आपने चॉइस साहब से हेडलाइन सुनी, सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी खबर, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। IMF का आखिरी प्रोग्राम कैसे होगा, हमारे मुल्क के हालात तो ऐसे नज़र नहीं आ रहे, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। और इसी में एक और बहुत बड़ी उन्होंने खबर दे दी, वो महकमे जिन्हें सियासी पार्टियों ने खुद तबाह किया, खुद खराब किया, सियासी भर्तियां की, उन महकमों को कहते हैं बंद करने जा रहे हैं। कौन से महकमे हैं जानते हैं। अब देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो मियां शहबाज शरीफ साहब बड़े जज्बाती आदमी हैं, वो हमेशा इस किस्म के दावे कर दिया करते हैं। आपको याद होगा कि एक वक्त था उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के गिरबान में हाथ भी डालना था और उन्हें बाकायदा सड़क के ऊपर घसीटना भी था। फिर वो जो कशकोल है उसको वो 4000 मरतबा मियां शहबाज शरीफ साहब तोड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर एक नया लेके आ जाते हैं और फिर नए जो कशकोल है उसको लेके फिर इस मुल्क से उस मुल्क और उस मुल्क से फिर इस मुल्क ले के फिरते रहते हैं। अब ये जो उन्होंने कहा है ना IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा और मैं कौम से वादा करता हूँ, मेरा ख्याल है ये भड़क है, क्योंकि हो सकता है कि इस IMF के इस प्रोग्राम के दरमियान ही मियां शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट छोड़ के साइड पे हो जाए। उन्होंने कहा जी मेरे तरफ से तो आखिरी प्रोग्राम था, मैं तो जा रहा हूँ। अब आप जाने और आपका काम जाने, क्योंकि याद रखें IMF से अगर हमने जान छुड़ानी है तो उसके लिए 3 मेजर्स हैं जो पाकिस्तान को लेने पड़ेंगे बिलाखिर, और सरदस्त ये गवर्नमेंट मुझे वो इकदाम करती हुई नज़र नहीं आती। पहली बात तो ये है कि आपको बिजनेस फ्रेंडली बनना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान के अंदर बिजनेस नहीं होगा और हम सब जो बिजनेस को या बिजनेसमैन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब तक हम अपना ये रवैया तब्दील नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर बिजनेस डेवलप नहीं हो सकेगा। और जब तक बिजनेस डेवलप नहीं हो सकेगा हमारी आमदनी में इजाफा नहीं होगा। जब तक आमदनी में इजाफा नहीं होगा टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा और उसके बगैर हम खुशहाल नहीं हो सकेंगे। लिहाजा खुशहाली, आमदनी और बिजनेस, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये सबसे पहला मरहला है जो हमने अल्टीमेटली कभी ना कभी करना ही है। जिस दिन हम ये कर लेंगे उस दिन हम भी ये पहला मसला हल कर लेंगे। दूसरा ये है कि ये जो 6 यूनिट्स हैं कि जो कुछ पाकिस्तान कमा रहा है उसका 1/3 जो है वो सीधा सीधा ये जो पाकिस्तान के बीमार महकमे हैं, बीमार बिजनेस वेंचर्स हैं, वो खा जाते हैं। मसलन हमारा PIA जो है रोज़ाना 15 करोड़ रुपया खा रहा है। 15 करोड़ रुपया रोज़ PIA का खर्चा है, उसके ऊपर पैसे ज़ाया हो रहे हैं। स्टील मिल जो है वो कम्प्लीटली बंद है, लेकिन वो मरा हुआ आती रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान के एसेट्स खा रहा है। फिर इसके अलावा आप गैस के महकमे देख लें, फिर आप बिजली के महकमे देख लें, उनके सर्कुलर डेट्स देख लें आप। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सरकारी महकमे हैं जिनकी आमदनी है नहीं और उनके ऊपर अरबों रुपए, खरबों रुपए सालाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के या अवाम ऑफ पाकिस्तान के खर्च हो रहे हैं और उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। मसलन मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, रेलवे है। अब रेलवे जो है पूरी दुनिया के अंदर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है सिवाय पाकिस्तान के। यहाँ पे हर साल बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको बंद कर दिया जाता है। ट्रेनें जो हैं वो ऑफ ट्रैक की जा रही हैं और जो फ्रेट ट्रेन्स हैं जो सामान एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेके जा रही, वो पाकिस्तान के अंदर हैं ही नहीं, ना होने के बराबर हैं। पैसेंजर्स आप देख लें, लोग वैगनों के ऊपर जलील हो लेते हैं लेकिन वो ट्रेनों का सफ़र नहीं तय करते। तो वो बाकायदा एक इतना बड़ा महकमा जो है वो एक 6 यूनिट बनता चला जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। फिर इसके अलावा आप हाईवेज़ का सेक्टर देख लें, हाउसिंग के सेक्टर्स देख लें कि प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, हाउसिंग सेक्टर्स हैं, ये प्राइवेट हाउसिंग कंपनीज़ हैं, वो खरबों रुपए कमा रही है। मलिक रियाज साहब आप देख लें, गौहर एजाज देख लें, बहुत सारे लोग हैं जो रियल स्टेट के अंदर हैं, आप जिसके ऊपर भी हाथ रखेंगे वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। और उसके मुकाबले में आप लाहौर चले जाएं, वहाँ LDA ने कोई नया सेक्टर डेवलप नहीं किया, या फिर CDA के अंदर आ जाएं, CDA जो पुराने सेक्टर हैं आज से 35 40 साल पुराने सेक्टर्स हैं, उनको आज तक CDA मुकम्मल नहीं कर सका। इसके बाद आप पेशावर में चले जाएं और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देख लें, आप कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को देख लें, आप सखर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, आप पाकिस्तान की किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को देख लें, आपको ऐसा महसूस होगा कि वो सिर्फ चंद प्लाट्स हैं जो बेच रहे हैं, या फिर वो करप्शन है जिसके ज़रिए वो अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं या तनख्वाहें पूरी कर रहे हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं, और आज तक उन्होंने नया को सेक्टर डेवलप नहीं किया। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी महकमे हैं उनका बोझ इतना ज़्यादा है
कि हमारी जो इकॉनमी है उसके नीचे सिसकता रहता है। और जो तीसरी चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो सादगी है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो अखराजात का सबसे बड़ा माखज़ है। ऐसा लगता है कि ये एक बाल्टी है जिसके नीचे 600 किस्म के छेद हैं, बस उसके अंदर जो आप डालते जाते हैं वो तेज़ी से निकलता जाता है। आप किसी सरकारी महकमे के अंदर चले जाएं, वहाँ पे आपको सैकड़ों मुलाजिम मिलते हैं और एक मुलाजिम भी ऐसा नहीं होता जो काम कर रहा। उसका काम ये है कि काम को रोक के बैठ जाए। और अखराजात आप देख लें, तनख्वाहें देख लें, फिर उनकी गाड़ियाँ देख लें, फिर गाड़ियों की वेयर एंड टेयर देख लें, फिर गाड़ियों का पेट्रोल देख लें, फिर उनके पुर्जाजात के अखराजात देख लें, फिर इसके साथ साथ जो है वहाँ पे एसी लगे हुए हैं, पूरे पूरे दफ्तर के अंदर एयर कंडीशंस लगे हुए हैं, और फिर उनके बिजली के बिल देख लें, फिर उनके गैस के बिल देख लें। ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि गर्मी में 50 दर्जे की गर्मी के अंदर जो सरकारी लोग हैं वो सारे कोट पहन के जा रहे हैं। भाई चलो ड्रेस कोड ही चेंज कर दो कम से कम गर्मियों के लिए, और नहीं है, या फिर वो शलवार कमीज पहन के जाते हैं तो माया लगी होती है उसके ऊपर ना, बाकायदा कलफ लगी होती है, यानी जिसके अंदर से हवा गुजर ही नहीं सकती। और इस टाइप का जब लाइफस्टाइल होगा आपका तो फिर पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगी। लिहाजा तीन चीज़ें जब तक आप नहीं करते, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या फिर ये कर्जे हों, वो पाकिस्तान के ऊपर उसका बोझ बढ़ता चला जाएगा। एक, आपने बिजनेस फ्रेंडली होना है। दूसरा, आपने जो पाकिस्तान के सिख यूनिट्स हैं उन सबको बंद करना है, उनसे जान छुड़वानी है। जो बिकता है बेच दें, जो नहीं बिकता उसको बंद कर दें, फिर ताकि वहाँ से अखराजात तो बचें आपके। ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा है, जब तक सरकार सादगी अख्तियार नहीं करेगी, छोटे दफ्तरों में नहीं जाएगी और बगैर एयर कंडीशन के काम नहीं करेगी, कम से कम बिजली इस्तेमाल करेगी और कम से कम अखराजात में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करेगी, जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तान डेवलप नहीं हो सकेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये भड़क मारी और इसमें कोई जान नहीं है, क्योंकि मुझे कोई रास्ते के अंदर कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही कि जो वो एक बड़ा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम IMF से जान छुड़ा लेंगे। मुझे लगता है IMF अपनी कंडीशंस में मज़ीद इजाफा करता चला जाएगा पाकिस्तान में, और वो बाकायदा स्क्वीज़ करके रख देगा पूरे पाकिस्तान को। अब यही है शायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि साल, 1.5 साल, 2 साल लगा के वो निकल जाएंगे और कहेंगे लें जी मेरी तरफ से तो आखिरी था, अब नई हुकूमत है, वो नए एग्रीमेंट्स कर रही है, तो मेरा उसमें क्या कसूर है। ये ठीक है, इस पर छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि जिन महकमों को बंद किया जा रहा है, ये क्या पॉसिबल है कि इन्हें सुधारा जा सके बंद करने की बजाय? मेरा नहीं ख्याल कि सुधारा जा सकता है। इसका बुनियादी वजह यह थी कि जब पाकिस्तान ने इकोनॉमिक रिवाइवल शुरू की थी या इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त जो नए बिजनेसमैन थे उनको तजर्बा नहीं था कि वो फैक्ट्रियाँ कैसे चलानी है, इदारे कैसे चलाने। तो गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि वो मुख्तलिफ इदारे चलाएगी और जब वो चल पड़ेंगे तो फिर उसे प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देगी, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक सेल्फ रिलायंस हो सके बिजनेस के अंदर। लेकिन उसको उस तरफ जाने के बजाय वो इदारे जो हैं पाकिस्तान के गले पड़ गए, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर ही नहीं किए गए। फिर उसके बाद रही से ही कसर जो थी वो भुट्टो साहब ने पूरी कर दी। उन्होंने तमाम जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी उन सबको भी कौम लिया, उनको भी नेशनलाइज कर लिया। अच्छा। तो वो बोझ भी फिर जो है ना अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर पड़ गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इन इदारों को ठीक किया जा सकेगा। कोई दुनिया की गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकती, क्योंकि बिजनेस के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए आपको। जो एक बाबू बन के दफ्तर के अंदर आ रहा हो उसे बिजनेस क्या चलाना। बिजनेसमैन तो आजिज़ होता है, मुनकसरुल मजाज होता है, अपने हाथ से काम कर लेता है, अपने हाथ से चाय बना के पिला लेता है। यहाँ तो चाय वेटर को या फिर PN को बुलाने के लिए घंटी बजाई जाते हैं। ठीक है। पहले आप साहब घंटी बजाते हैं, PA से बात करने के लिए फ़ोन उठा के उसको करते हैं सर। तो जब ये होगा सेटअप तो उसके बाद कैसे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। अब जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये दावा किया है कि ये जो ऐसे महकमे जो सही काम नहीं कर रहे उनको बंद कर दिया जाएगा, और उन्होंने कहा एक कमेटी बन रही है और वो कमेटी 2.5 महीने में रिपोर्ट बना के देगी और उसके बाद ये मेरा ख्याल है ये गोंगलों से मिट्टी झाड़ी जा रही है। बिल्कुल कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनके सामने हो या जिनका जो इनके रेडियस में हो, और ना ही ये काम करना चाहते हैं। उसकी 2 बुनियादी वजह हैं। एक वजह तो ये है कि अगर इन्होंने इदारे बंद करने थे तो ये बजट के अंदर ऐलान कर देते कि ये इदारे हैं जिसको हम शट डाउन कर रहे हैं, और इसके जो इनकम होगी, जिसका जो पैसा होगा वो सरकारी ख़जाने में जाएगा और उसका फ़ायदा होगा रियासत को। कोई अनाउंसमेंट इन्होंने बजट के अंदर नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा। कमेटी बनेगी और कमेटी उसके बाद तखमीना लगाएगी, इदारों का नाम होगा, फिर कौमी असम्बली में जाएगी, फिर शोर शराबा होगा, फिर जो इदारे हैं उनके मुलाजमी सड़कों के ऊपर बैठ के नारेबाजी करेंगे, वो सड़कें ब्लॉक करेंगे, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे आएगी, वो ये कहेगी ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, ये देखें ये इतने लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं, तो बड़े जालिम लोग हैं। फिर उसके बाद एक हमदर्दी का एलिमेंट पैदा होगा, फिर गवर्नमेंट ये फैसला वापस ले लेगी। तो साल में ये खेल चलता रहेगा, कोई इदारा उन्होंने बंद नहीं करना। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है
जिसमें बहुत सारे सेक्रेटरीज होंगे, कुछ एडिशनल सेक्रेटरीज होंगे जिनका दाव लगा रहेगा, उनका TADA बन जाएगा, वो मीटिंग्स करते रहेंगे और उसी में ये साल टप जाएगा, गुजर जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट जो इस काम में सीरियस है। अगर सीरियस होती तो बजट के अंदर ऐलान कर देती। ठीक। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक हमारा जी बहुत ही मज़ेदार है। उस टॉपिक के हवाले से आपको बताता चलूँ कि आजकल जिस चीज़ पे मीम्स बन रहे हैं सबसे ज़्यादा वही हमारा टॉपिक है। वो क्या है जी? टैक्स फाइलिंग, फाइलर नॉन फाइलर। कई जगह मीम नज़र आता है जी कि कोई दोनों कबूल है करने से पहले पूछ रही है आर यू फाइलर। अगर आप फाइलर नहीं है तो वो कहती है कि मैं हाँ नहीं करूँगी। कहीं पे है ये है जी कि आपके सांस लेने पे भी टैक्स लग रहा है, कहीं पे खाने पे भी टैक्स लग रहा है। ये तो खैर मजाक की बातें, लेकिन इन एक्चुअल भी जो टैक्स लगने जा रहा है वो डरा देने वाला है नॉन फाइलर्स के लिए। ये तमाम स्टोरी क्या है जानते हैं। अब देखिए, फाइलर तो होने चाहिए। वैसे फ़र्क, अगर आप सरमायादार हैं, थोड़े पैसे भी अगर आप कमा रहे हैं तो फिर भी आपको टैक्स नेट में आना चाहिए। और पाकिस्तान बदकिस्मती से ऐसा मुल्क है जिसमें लोग टैक्स नहीं देना चाहते, रिश्वत देना चाहते हैं। रिश्वत में वो 10 गुना ज़्यादा पैसे दे देंगे, लेकिन स्टेट के दायरे के अंदर आना और फिर टैक्स देना वो उसको अपनी तौहीन समझते हैं। और कुछ उनकी इनसिक्योरिटीज़ भी हैं कि जनाब जब हम अपने सिस्टम में आ जाते हैं तो उसके बाद फिर हमें रगड़ा लग जाता है, हमें बड़ा फेंटा लगता है और फिर स्टेट जो है पूरी हमारे ऊपर यलगार कर देती है। और उससे बचने के लिए लोग ये कहते हैं कोई मसला नहीं, रिश्वत दें लेकिन टैक्स ना दे और फाइलर बनने की कोशिश ना करें। अब इसके अंदर देखें ना, ये जो खबर आप दे रहे हैं ये बेसिकली तो सेनेट की एक कायमा कमेटी है फाइनेंस की, जिसमें सलीम मांडवी वाला साहब जो उसके चेयरमैन है, वहाँ पे FBR के चेयरमैन टवाना साहब जो थे वो वहाँ पे गए। बिल्कुल। और वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जनाब वहाँ पे उन्होंने एक और इंकशाफ ये किया कि आज से चंद साल पहले जब हमने फाइलर्स बनाने शुरू किए थे तो 5 लाख लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी आमदनी 20 लाख के करीब जाहिर की थी और वो फाइलर बने थे और उसके बाद फिर वो गायब हो गए, वो सिस्टम से गायब हो गए। अब हम उनको तलाश कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि FBR के पास कोई डाटा नहीं है कि जिसमें वो ये कह सकें कि ये बंदा जो है ना इसकी इनकम बड़ी ज़बरदस्त है और इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। नादरा के पास भी कोई डाटा नहीं है, कहा जाता है लेकिन अभी तक ये सांप बाहर नहीं आया। और ये हर गवर्नमेंट के अंदर दावा किया जाता है कि नादरा ने लिस्टें बना ली, फिर उसके बाद FBR ने लिस्टें बना ली, अनकरीब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन तान कहाँ पर टूटती है कि जो बंदा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है उसकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। जो शख्स ट्रैवल कर रहा है वो सिर्फ हज और उम्रा कर सकेगा, उसके बाद किसी और जगह जा नहीं सकेगा। भाई वो हज और उम्रा करने जाएगा वहीं से बाहर चला जाएगा। वो कौन सा उसने पाकिस्तान को बताना है कि मैंने जी उम्रा कर लिया है, अब मैं जो है यूरोप जा रहा हूँ। आपके पास कोई सिस्टम है नहीं जिसके अंदर आप अंदाज़ा लगा सके कि जो बंदा उम्रे के लिए गया था वो पूरा यूरोप या अमेरिका घूम के वापस आया। तो वो आप ये कह रहे हैं कि जो उम्रे पे जाएगा हज पे जाएगा वो नॉन फाइलर जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा इसके अलावा कोई बंदा नहीं जा सकता। फिर ये उसके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, फिर ये उसके गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि एक बंदा जो है वो नॉन फाइलर है लेकिन उसके ख़ानदान के अंदर 14 बंदे रह रहे हैं और उसमें हो सकता है 1 या 2 फाइलर्स भी हों और जो उस बिजली को इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा क्योंकि ये बिल जो है ये एक नॉन फाइलर के नाम पे है या ये जो मीटर है एक नॉन फाइलर के नाम पे, लिहाजा मीटर काट देंगे। भाई दूसरे लोगों से भी तो पूछ लो, हो सकता है कि वो फाइलर हो लेकिन आपने ठोक दिया। अब सिम जो है वो ब्लॉक करने का मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ा स्टूपिड को फैसला हो सकता है कि आप सिम्स ब्लॉक कर लें। भाई इससे बेहतर है कि आपको अच्छा मैकेनिज़्म बनाएं, बजाय इसके कि आप पहले तलवार लेके चले जाएं और सबके सर उतार दें, फिर उसके बाद उनके सरों के पास बैठ के रोना पीटना शुरू कर देंगे, हमने गलत बंदा मार दिया है, अब इसका सर कैसे जोड़ेंगे। तो ये मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है स्टेट को इतना रूथलेस नहीं होना चाहिए कि वो इस किस्म के इकदाम करते रहे। बेहतर ये है कि बैठ के कोई अच्छा खूबसूरत सा मैकेनिज़्म बनाएं जिसमें लोग खुद वॉलंटियर करके अपने आप को टैक्स नेट में लेके आएँ और उन्हें ये महसूस हो कि स्टेट बड़ी ज़बरदस्त है और ये हमारी मदद कर रही है। स्टेट किसी को दे कुछ नहीं रही। मैं 35% टैक्स दे रहा हूँ और मुझे ये बताया जा रहा था कि 45% टैक्स लग जाएगा, जिसके बाद मैंने कहा भाई ये तो क्योंकि मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मेरा ये जुर्म हो गया कि मुझे मज़ीद उन्होंने कहा कि इनका और तेल निचोड़ लिया जाए। ये बड़ी ज़्यादती है। 35% टैक्स देने के बाद भी फ़र्क मुझे कुछ नहीं मिलता स्टेट से, ना मुझे हेल्थ मिलती है, ना मुझे एजुकेशन मिलती है, ना मुझे साफ़ सड़क मिलती है, ना मुझे पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर मिलता है, ना मुझे अदालत से इंसाफ मिलता है। तो अब सवाल ये है कि फिर मुझे इतना 35% टैक्स से कंट्रीब्यूट करने का क्या फ़ायदा हुआ। तो जब आप देते कुछ नहीं हैं
और इंसल्ट भी आप उस बंदे की करते हैं, बेइज्जत भी वो आपके पास रोज़ाना होता है, तो वो क्यों आपकी मदद करेगा? तो मुझे बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि जिन लोगों ने अपने आप को नॉन फाइलर रखा हुआ है वो हमसे ज़्यादा बेहतर साबित हुए हैं। उनका स्टेट ने क्या बिगाड़ लिया? बेसिकली इस खबर से यही शो होता है चौधरी साहब कि जो कौन सा फंस गया है वो फंस गया है, अदरवाइज जो नॉन फाइलर है और वो नहीं फाइलिंग उसने कभी भी की तो वो तो ये खबर पढ़ के कहेगा मैं पागल हूँ कि मैं फाइलिंग करूँ, क्योंकि उसके बाद तो वो नेट में आ जाएगा। वो एक पंजाबी का मुहावरा है जिसका एक हिस्सा तो मैं आपको सुना सकता हूँ, दूसरा हिस्सा नहीं सुना सकता। वो ये कहते हैं कि नहाने वाले फंस गए, तो नहाने वाले फंस गए और बाकी नस गए। तो जो नस गए वो ठीक रहे और जो नहा रहे थे वो फंस गए। तो ये नहाने वाले फंसे हुए सारे। पर नॉन फाइलर के साथ यही इनके तो शायद नहाने पे भी टैक्स लगने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी के रिलेटेड एक और भी चीज़ आई है कि आटा, दाल, चीनी अगले माली साल से मतलब जुलाई 18% टैक्स, 18% टैक्स लगा। सेल्स टैक्स लग रहा है। देखो, खा लो आटा, खा लो दाल और खा लो चीनी, ठीक है। मेरा ख्याल है इसके बाद सिर्फ सांस लेना और खारिश करना, दो चीज़ें बची हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा हर चीज़ खारिश पे मुझे लगता है लगा देंगे। ये आप आइडिया दे रहे हैं। ऑक्सीजन जो है वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके बस में हो, लेकिन खारिश से वो कहेंगे देखिए इंटरटेनमेंट टैक्स लगाएं, ये लोग खारिश करके कितने मज़े ले रहे हैं। तो फौरी तौर पे इनको भी ऊपर भी 18% बल्कि 20, मेरा ख्याल है 30% टैक्स ठोकें और इससे पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि ये वो हरकत है जो पूरी 25 करोड़ लोग यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम जो वो करती है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ठीक ठाक टैक्स इकट्ठा कर सकती है। नाज़रीन, आपने व्लॉग सुना, दुआ करते रहिएगा कि कम से कम खारिश पे टैक्स ना लगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।